हेलो दोस्तों। तो लेक्चर नंबर 17 है, जिसका टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। और यह जो है हमारी जो परमार एसएससी की लिटिल बॉय बुक की सोल्यूशन सीरीज चल रही है, और इसमें पॉलिटी हम कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये तक आपने ज्योग्राफी नहीं देखी है तो आप जा करके ज्योग्राफी भी देख सकते हैं। और सारी की सारी ज्योग्राफी के लगभग 20 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अभी इसके जो हम पॉलिटी का है वो 7वां लेक्चर कर रहे हैं। तो आप अगर सीरीज से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है। वो अनाउंसमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप इन लेक्चर्स का पहले से ही एक्सेस चाहते हैं तो वो भी आपको मिल चुका होगा। और अगर इसके अलावा इनकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी वो सब कुछ अभी मैं आपको जस्ट कुछ देर बाद बताता हूँ। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह सहायता और सलाह देगा। तो नेतृत्व में क्या होगा? राज्यों की मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता या भारत का अटॉर्नी जनरल। तो क्या हो सकता है? तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? तो क्या राज्यों की परिषद होगी? नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। मंत्रिपरिषद होगा? नहीं होगा ऐसा भी। मंत्रिपरिषद होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मान लो नहीं होगा, ठीक है। महाधिवक्ता होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर सही आंसर क्या होगा? तो देखो, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है वो मंत्रिपरिषद होती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। और राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। एक किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74(1) में लिखा हुआ है। तो 74(1) में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सलाह देने सलाह देने और सहायता करने सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति को जो है उस सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। राष्ट्रपति को उस सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। उस सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। कार्य करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी सलाह अगर दी गई हो तो वह किसी भी न्यायालय में जो है विचारणीय नहीं होगी। यानी कि मतलब किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते आपकी क्या सलाह दी गई थी, क्या हो सकता है। और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद में एक बार सलाह है उस सलाह पर पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन जो पुनर्विचार के बाद कोई भी सलाह दी गई तो उसके अनुसार ही कार्य करना होगा, सीधा सीधा लिखा हुआ है। और जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसमें लिखा है किस अनुच्छेद के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यह जो अनुच्छेद है वो है 75(3). 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखो, अनुच्छेद 75 में सामान्य तौर पर 6 प्रावधान है। अनुच्छेद 75 में 6 उपखंड है। तो पहला जो उपखंड कहता है 75(1) में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो पीएम की नियुक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। 75(2) में जो है वो लिखा है कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। 75(3) में लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद होगा वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। और 75(4) में जो लिखा हुआ है वो है मंत्रिपद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और 75(5) में जो लिखा है जो मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है वह मंत्री नहीं रहेगा। और 75(6) में जो लिखा है वो है मंत्रियों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि इन जो क्लासेस है उनका पहले से एक्सेस चाहते हैं, बिना आपको लगता है कि ताम झाम के इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे फॉलो करना या कुछ भी है, तो आप चाहते हैं तो इसका आप इस रैंक अप QIQ को परचेज करके सारा झंझट खत्म कर सकते हैं एक ही सेकंड में। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम दिए जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों की आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो वो भी आपको हमको हमारे इस ऐप पर मिल जाएगी। तो आपको ये रैंक अप QIQ के नाम से आपको परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, ठीक है। अभी ये इसकी प्राइस है 149 है, जो आपको हो सकता है ज़्यादा लग रही हो। तो मैंने इसके लिए 1 QIQ 50 नाम से मतलब 50 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आपको यह बैच जो है 149 का
मिल जाएगा। तो आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं, उसका फायदा भी ले सकते हैं। अब इसके अलावा देखो, इस सारे के सारे जो प्रैक्टिस होगी वो केवल और केवल हिंदी में होगी, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल में होंगे। तो अगर आप बाइलिंगुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इन्हीं प्रश्नों की बाइलिंगुअल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वो कहाँ पर मिल जाएगा, आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्राइम अकेडमी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि चलो ये सब चीज़ें तो क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं, अल्टरनेट डे पे भरी में रही हैं, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्राइम जीएस प्रैक्टिस मीडिया के नाम से टेस्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट सेक्शन में। जल्द से जल्द यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं जल्दी से जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी बेझिझक कर सकते हैं, इसके अलावा ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले, हाँ इसके अलावा ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले समय में जीके पढ़ाई जाएगी एसएससी एग्जाम के लिए और रेलवे एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर पीडीएफ और पीवाई की प्रैक्टिस भी करवाई जाएंगी आने वाले समय के लिए। और यहाँ पर प्राइम एकेडमी आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत करेगा। आने वाले समय फ्री में और सारी चीज़ें अपलोड भी यहाँ पर की जाएंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है, तो है जो है अनुच्छेद 75। ठीक है, जो अनुच्छेद 75 है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और यहीं पर लिखा हुआ है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है। इसके अलावा अनुच्छेद 78 है, वो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको रखनी है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा, संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषताएं हैं। संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषताएं हैं। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का या वास्तविक कार्यपालिका होता है, वास्तविक कार्यपालक होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री प्रतीकात्मक कार्यपालक होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं, प्रधानमंत्री कैसे प्रतीकात्मक कार्यपालक होता है, राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, एकदम सही है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, एकदम सही है। तो 1, 3, 4 सही है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन से थे वो बताना है आपको। गुलजारी लाल नंदा, चरण सिंह और चौधरी चरण सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर, तो कौन से थे इसमें थे। तो देखो, गुलजारी लाल नंदा थे जो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री, 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं, अंतरिम पीएम बने हैं। ठीक है, केवल और केवल 26 दिन। ठीक है, केवल और केवल, और उसमें 26 दिन। ठीक है, जिसमें कि 13 दिन प्लस 13 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से वो बने हुए हैं, इस पर पद पर रहे हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी वो केवल 16 दिन रहे हैं शुरुआत में। ठीक है, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन रहे हैं। ठीक है, चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह है, वो 170 दिन रहे हैं। ठीक है, और चंद्रशेखर जो थे वो 223 दिन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब देखो, ये हालांकि 26 दिन रहे हैं, लेकिन 26 दिन में ये अलग अलग बार रहे हैं, तो आपको बताया है कि 2 बार मिलाकर केवल 26 दिन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हो कि प्रमुख जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कितनी संख्या होनी चाहिए वो आपको पता है। देखो, एक संशोधन हुआ था 91 संशोधन अधिनियम, 91 संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2003 या 2003 में जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 164 1 के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या जो है 12 सदस्यों से कम नहीं होगी। ठीक है,
तो अनुच्छेद 164 एक ए के अनुसार, एक ए के अनुसार जो है किसी राज्य में मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 सदस्यों से कम नहीं होगी। 12 सदस्यों से कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। ठीक है, कितना? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है वो 15% से कम नहीं होगी। ठीक है, केंद्र में भी यही प्रावधान है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अभी अभी मैं बताया जा रहा था आपको कि इसमें जो संबंधित अनुच्छेद है वो है 75। तो 75(1) में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, जो उसमें अनुच्छेद 62 है जो राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव से है। अनुच्छेद 71 है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों से है और अनुच्छेद 66 है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी और राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार कार्य करेगा? ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी तो जो राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी, मंत्रिपरिषद जो होगी, और राष्ट्रपति सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद देखो 74(1) है जो उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को इस सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो सलाह मानने के लिए जो बाध्य किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा किया गया था। ठीक है, कि राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानना ही होगा। ठीक है, बाद में इसमें एक और चीज जोड़ी गई, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक चीज आ गया कि पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार पुनर्विचार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बार बार पुनर्विचार कर सकते हो। ठीक है, और एक और है अनुच्छेद 74(2) में लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी सलाह दी गई है तो वो न्यायालय में नहीं जा सकती है कि आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो क्या सलाह दी गई थी, हमें जानना है, हर चीज नहीं जानना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 74(1) हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है? मतलब गलत कथन के बारे में पूछा हुआ है। गलत कथन के बारे में पूछा है। वह सरकार का प्रमुख होता है, वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संचारक होता है, वह राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए नाम सुझाता है, वह उनके मंत्री संसद के उच्च सदन राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो गलत कथन बताना था हमको, तो देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि वह सरकार का प्रमुख होता है, एकदम सही है भैया, सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, एकदम सही है। वह राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए नाम सुझाता है, एकदम सही है, सलाह देता है एक प्रकार से। वह उनके मंत्री संसद के उच्च सदन राज्यसभा के प्रति थोड़ी होते, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया हुआ था? प्रधानमंत्री के रूप में है, कब से कब तक कार्य किया हुआ था लाल बहादुर शास्त्री ने? तो जो है 1964 से लेकर 1966 तक, 1964 से लेकर 1966 तक। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो दूसरे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1964 से लेकर 1966 तक कार्य किया हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो 1964 में हुई थी, 9 जून 1964 को। तो 1964 में ये प्रधानमंत्री बने थे और 11 जनवरी 1966 को जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनका निधन हो गया था। ताशकंद उज्बेकिस्तान में निधन हुआ था इनका, उज्बेकिस्तान में निधन हुआ था भारत के प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अरे बाप, इतना कठिन क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? हमारी बीजेपी सरकार से पूछो, उनको तो अच्छे से पता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे पहले, वो भी। तो इसका जो सही आंसर है वो जवाहरलाल नेहरू।
कोई चैपो नहीं, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से लेकर कब तक रहे हैं ये, 27 मई 1964 तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रख लेना है। और 16 वर्ष 286 दिन तक इन्होंने पद संभाला हुआ था, 16 वर्ष 286 दिन तक, ठीक है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की पहली बार शामिल किए जाने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे पहली बार, तो कब तब कौन प्रधानमंत्री थे? ये मैंने पहले ही बताया हुआ था, तब ये थे जो थी इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी। और जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने 8 मूल कर्तव्य सेट किए थे, बाद में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 10 जोड़े गए थे। उसके बाद 86 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया था। टोटल वर्तमान में जो है वो 11 हैं, ठीक है, 2002 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम समय तक सेवा दी थी? सबसे कम समय तक सेवा दी थी, अभी भी मैं बता जा रहा था आपको। तो देखो इनमें से जो दिया हुआ है, जो अब देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम जो है प्रधानमंत्री जो थे गुलजारी लाल नंदा थे, जिन्होंने 26 दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1996 केवल 16 दिन प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे कम समय तक रहे हैं इसमें से जो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं उनमें थे चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर जो थे वो सबसे कम समय तक थे, 223 दिन रहे, ठीक है। 223 दिन मतलब 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहेगी, 1991 तक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बीपी सिंह जो है वो 343 दिन रहे हैं करीब करीब, ठीक है। आई के गुजराल हैं जो वो 333 दिन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एच डी देवगौड़ा है वो 324 दिन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां कि 1979 में मोरारजी देसाई को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया हुआ था? 1979 में जो है प्रतिस्थापित किया हुआ था। तो देखो मोरारजी देसाई ने जो है जुलाई 1979 में इस्तीफा दिया हुआ था, अपने पद से इस्तीफा दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने हुए थे। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, 14 जनवरी 1980 तक 170 दिन प्रधानमंत्री ये रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात रखना है यहाँ पर, जो चौधरी चरण सिंह थे वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1978 में भारत के प्रधानमंत्री पूछा हुआ है कौन थे। तो देखो 1978 में थे वो थे मोरारजी देसाई। कौन से? मोरारजी देसाई थे। 1977 से लेकर ये जो थे 1979 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। 1978 में भी वही प्रधानमंत्री एक प्रकार से रह सकते हैं। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भारत के पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, ठीक है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार निम्नलिखित में से अधिक नहीं होता चाहिए। तो लोकसभा में कुल सदस्यों का 20% है, ठीक है। लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% है, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% है, और लोकसभा के कुल सदस्यों का 25% है। तो इसके लिए ये जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो जाएगा, ठीक है। यह जो अधिनियम है अनुच्छेद 75(1)(a) के अनुसार जो था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कुल संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो गई, साफ साफ बोला गया था, ठीक है। तो इसलिए सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 17वां। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है, गलत कथन बताना है। वह सरकार का प्रमुख होता है, एकदम सही है भाई, सरकार का प्रमुख होता है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, एकदम सही है ये भी, ठीक है। उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से हटाया जा सकता है। तो देखो इसमें जो है दोनों सदनों से नहीं बल्कि क्या है, लोकसभा के, किस कहां से? लोकसभा से। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हटाने के लिए केवल लोकसभा में साधारण बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से
50% से अधिक अविश्वास प्रस्ताव पारित होना आवश्यक होता है, ठीक है। और राज्यसभा जो होती है वो विश्वास प्रस्ताव होती है, उसमें मतदान नहीं कर सकती, ठीक है। निंदा प्रस्ताव जो होता है उसमें बहुमत से पारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये वाला सही है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18वां, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? संसदीय प्रणाली के तहत जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तो देखो एक ही आपको पता है अच्छे से, जो सरकार चलाता है वास्तविक सरकार जो है, नाम मात्र सरकार तो कह सकते हैं कि संविधान प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चला रहे होते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 77 जो है, अनुच्छेद 77 है जो, वो इसमें लिखा हुआ है सभी कार्यकारी क्रियाएं राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जो वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19वां, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को सलाह देने के लिए होती है जो भारत का संवैधानिक प्रमुख है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है मंत्रिपरिषद को सलाह देने के लिए जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये पहले ही, ठीक है। अनुच्छेद 74(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, और भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की दोहरी कार्यपालिका जो है व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको, जो संविधान हमारे यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से प्रेरित है। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21वां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख जो होता है वो आपको अच्छे से पता है कि भाई प्रधानमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, ठीक है। इसमें जो है जो राष्ट्रपति है, सॉरी जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है इसका, तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करने के लिए बाध्य करता है? कौन सा अनुच्छेद है भाई? अभी भी मैंने बताया हुआ था आपको, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में लिखा है, अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्यों से संबंधित थे, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कुछ, पीएम के कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि संघ के कार्यों के लिए प्रशासन और विधान संबंधी प्रस्तावों से संबंधित जो है मंत्रिपरिषद के जो सभी निर्णय होते, कोई भी निर्णय होगा तो सभी निर्णयों से संबंधित जो है सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करनी होगी, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा 21वें का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22वां, प्रश्न नंबर 22वां कहता है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन पूछा हुआ है इसमें, क्या हुआ है? गलत कथन पूछा हुआ है, तो गलत कथन बताना है हमको। उसे केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, उसे जो है वो भारत के केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, अरे केवल कहाँ, केवल वर्ड जहाँ लग जाए वो गलत हो जाता है, ठीक है। उसे ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, एकदम सही है। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होगा, एकदम सही है। वह भारत सरकार के सभी कानूनी मामलों को सलाह देगा, एकदम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने गलत कथन पूछा हुआ था तो गलत कथन में बता दिया कि भाई ए नंबर गलत कथन है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें लिखा है अनुच्छेद 76(3) में, अनुच्छेद 76(3) में लिखा है कि जो भारत के महान न्यायवादी होगा, भारत के महान न्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, ठीक है। ये सीधा लिखा है, ना कि ऐसा केवल सर्वोच्च न्यायालय में, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक कार्य किया हुआ था? कितनी बार बताऊं ये वाला, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसमें जो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं इन पॉइंटों में पूछा गया है इसमें। देखो इसमें जो है वो चौधरी चरण सिंह है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ने इसमें लिखा है 170 दिन कार्य किया हुआ था, ठीक है। 170 दिन 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक,
1980 तक, 28 जुलाई 1979 लेकर 14 जनवरी 1980 तक कार्य किया हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना है आपको इसमें। और जैसे एच डी देवगौड़ा है तो इन्होंने जो कार्य किया हुआ था, मैंने बताया हुआ था 324 दिन कार्य किया हुआ था। ठीक है, एच डी देवगौड़ा ने। इसके अलावा जो चंद्रशेखर है, मैंने आपको यही बताया था 223 दिन इन्होंने कार्य किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने लगभग 1900 महीने नहीं, 1900 महीने से लगभग जो है 19 महीने कार्य किया हुआ था, 19 महीने कार्य किया हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर है जो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24वां, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, वह भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, वह है उन्हें संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और सरकार के पूर्णकालिक विधि सलाहकार होते हैं। तो देखो, जो इसमें लिखा है सरकार के पूर्णकालिक विधि सलाहकार होते हैं, पूर्णकालिक तो नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है कि सलाहकार तो होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ निजी कानूनी अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है, पूर्ण सलाहकार नहीं होते, निजी कानूनी अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, एकदम सही है। उन्हें संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं, एकदम सही है। मत देने का अधिकार नहीं होता है। और भारत सरकार पहले भी अधिकारी होते, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कार्यों का निष्पादन करना होता है। और भारत के सॉलिसिटर जनरल देश के द्वितीय विधि अधिकारी होते हैं, जो महान्यायवादी की सहायता करते हैं, और कई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। दोनों ही सही है। ठीक है, सी नंबर दोनों ही सही है, मैं ऑलरेडी बता चुका था ये। तो इसमें जो पहला कथन है, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार उल्लेखित है कि जो भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य होगा वो भारत की सरकार के कानूनी मामलों में परामर्श देना होगा। इस साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक और चीज लिखी हुई थी कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कार्यों का ये निष्पादन भी करेगा। ठीक है, वहीं पर ये लिखा हुआ है कि जो द्वितीय विधि अधिकारी भी होते हैं, महान्यायवादी की सहायता करते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो, आप थोड़ी से इनको एक प्रकार से क्रमानुसार लिख लो आप। महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इसके अलावा जो है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, इसके अलावा जो है यह विधि अधिकारियों का पदानुक्रम होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त करते हैं, और भारत के महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल दोनों संवैधानिक पद हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो देखो ये वाला राष्ट्रपति भारत के न्यायवादी सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त करते हैं। तो देखो, ये नियुक्त नहीं करते, बल्कि केंद्र सरकार यानी मंत्रिमंडल इसको नियुक्त करती है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है। और वहीं पर जो है कथन 2 है, जो भारत के मान्यवादी सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बल्कि सामंदिक पद हैं, इनको जो है कानून के द्वारा बनाया गया। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन पूछा हुआ है इसने, गलत कथन बताना है हमको। ठीक है, इसमें लिखा है भारत के संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, औसत शक्तियां संसद में निहित होती हैं। भारत के राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नियंत्रक, मालिका, परीक्षक तो कैग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि साफ साफ भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यही गलत है। ठीक है, संसद के प्रति नहीं होती, लोकसभा के प्रति होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, समग्र संसद राज्यसभा के प्रति शामिल नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब जो इसमें आवश्यक शक्तियां जो है अनुच्छेद 248, दोनों अनुच्छेद 248 कानून किया है। कैग जो है, कैग से संबंधित जानकारी जो है अनुच्छेद 148 में है, इससे संबंधित जानकारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28वां, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन पूछा हुआ है इसने भी। ठीक है, अब हमें एक एक करके बताना है कि भारत के महान्यायवादी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी को मुख्य न्यायाधीश कब से नियुक्त करने लगे? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और नियुक्ति की योग्यता जो है कि वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, अर्थात उसे उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का अनुभव या 10 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सो है, ये सकता है ये भी सही है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में महान्यायवादी को भारत के संविधान सुनाई का अधिकार है, और महान्यायवादी राष्ट्रपति इच्छा के पद पर बने ही रहता है। ये भी सही है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। प्रश्न नंबर 29वां कहता है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में, कानून के अनुसार जो है, कानून के अनुसार एक मनोनीत विधेयक सदन में नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल को शामिल नहीं हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। यह कानून निर्दिष्ट नहीं करता है कि पीठासीन अधिकारी दल बदल के मामले में निपटारा करने में कोई निश्चित समय सीमा का पालन करना होगा। एकदम सही है ये वाला, ठीक है, ये वाला तो सही है। दूसरे पहले वाले को थोड़ी सा देख लेते हैं। इसमें लगा कानून के अनुसार एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। ये वाला गलत है, ये वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकता है, इसकी अनुमति इसको प्राप्त है। तो ये वाला गलत है, तो ये वाला सही है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी जिन्हें भारतीय संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। तो ऐसा तो नहीं है कि एकमात्र अधिकारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एकमात्र अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो संसद में बोल सकते हैं, अधिकारी ले सकते हैं। तो केवल महान्यायवादी को होता है, सॉलिसिटर जनरल को नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। और भारत के संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी अपना इस्तीफा तब देते हैं जब उन्हें नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति इच्छा पर निर्धारित करता है, ठीक है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत हैं, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। संविधान कहाँ करता है? संविधान ये सब चीजें नहीं करता, फालतू की चीजें, है ना, ये सब चीजें हैं बाद में कर दी गई। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री, सब पैसों के लिए किया गया है, ठीक है। ये वाला गलत है, ठीक है, एक प्रथा है। वहीं पर लिखा है केंद्र सरकार कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्यों में 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये वाला सही है, ठीक है। ये 75(1)(a) में लिखा हुआ है, 75(1)(a) में लिखा हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो देखो 2031 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप एक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं रैंक ऑफ PYQ के नाम से, तो आप इसको बैच ज्वाइन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो आपको ना यहाँ पर बार बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको 199 महंगा लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं भाई, PYQ 50 के नाम से एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जहाँ पर यह बैच जो आपको 149 का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी प्राइम जिस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से और ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जा रही है, और लगातार इसमें क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में और भी प्रश्न यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप उसके माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी प्रदान कर दूंगा। बाकी अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो पिछली प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पर पॉलिटी की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, यहाँ पर जियोग्राफी की, तो आप इसके माध्यम से और भी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी जानकारी चाहिए हो, आपको कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज करना है तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगी। और बाकी आपका धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।